नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और साथ ही डिजिटल इकोनॉमी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पहले ही दिन करीब 20,000 करोड़ के निवेश का अनुमान है। और इससे पहले सीएम योगी ने सिंगापुर में अलग अलग कंपनियों के सीईओ के साथ भी बैठक की है। आईटी कॉलेज कैंपस में टेक्निकल एजुकेशन और एरोस्पेस सेंटर का जायजा भी लिया। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी सिंगापुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने सिंगापुर में आईटीई कॉलेज सेंट्रल का दौरा किया। वहीं आईटीई कॉलेज में एमओयू भी साइन किए गए हैं। सीएम योगी ने एयरोस्पेस सेंटर को भी देखा। सीएम योगी के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी समेत 18 लोगों की टीम भी गई है। सीएम योगी ने सिंगापुर में डीबीएस ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तान सू शान और उनके सीनियर लीडरशिप टीम के साथ मीटिंग की। सिंगापुर में जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम चाउ कियाट और उनके डेलीगेशन से भी सीएम योगी ने मुलाकात की। पहले दिन यूपी में बड़े निवेश को लेकर सहमति बनी है। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप यूपी में 6,650 करोड़ का निवेश करेगा। इसे लेकर सरकार के साथ यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप का समझौता हुआ है। ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर में उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश होगा। नोएडा एयरपोर्ट एरिया में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप प्रस्तावित है। टाउनशिप प्रोजेक्ट में 3,500 करोड़ का निवेश होगा। इससे 12,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित होगा। लॉजिस्टिक्स पार्क में 650 करोड़ निवेश होगा, जिससे 7,500 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क की भी योजना है। डेटा सेंटर में 2,500 करोड़ निवेश होगा। जहां एक तरफ सीएम योगी सिंगापुर में लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जापान में भी सीएम योगी के आगमन से पहले भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करने की तैयारियों में जुट गए हैं। यहां लोगों ने बुलडोजर बाबा की जय के नारे लगाए। बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सिंगापुर में सीएम योगी भारतीय समुदाय के बीच भी पहुंचे, जहां पर भारतीय परंपरा से उनका स्वागत भी किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया भर में उत्तर प्रदेश सनातन की नई पहचान बनकर उभर रहा है। राम मंदिर सनातन का एहसास है, काशी विश्वनाथ धाम शाश्वत चेतना है और मथुरा भारत की भक्ति का प्रतीक है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने यूपी सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की। सीएम योगी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, जहां भारतीय परंपरा से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब न कर्फ्यू है और न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। 9 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है। भारत के मोबाइल फोन के 55% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है आज के दिन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर सनातन का एहसास है, काशी विश्वनाथ धाम शाश्वत चेतना है, मथुरा भारत की भक्ति का प्रतीक है। अयोध्या में जब हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को कराता है। ये काशी विश्वनाथ धाम
ये केवल अपनी विरासत को पुनर्स्थापना करने का ही कार्य नहीं, बल्कि काशी विश्वनाथ धाम भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है, उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। सिंगापुर में सीएम योगी ने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। दिल्ली में ग्लोबल एआई समिट की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी के सिंगापुर जापान दौरे को लेकर अखिलेश ने निशाना साधा और सीएम योगी के विदेश दौरे को लेकर अखिलेश ने कहा कि वो जापान घूमने जा रहे हैं। वहीं यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि दुनिया के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार में तेजी के साथ विकास हो रहा है। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। एक जो वैश्विक परिदृश्य बदला है, वैश्विक वातावरण बदला है, वैश्विक परिस्थितियां बदली हैं, उसमें भी जो देश पूरे विश्व के बड़े बड़े निवेशकों की पहली पसंद चाइना हुआ करती थी, वो अब भारत बन गया है। और भारत में भी उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, जो पॉलिसियां हैं, वो इतनी अट्रैक्टिव हैं कि सारे लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आतुर हैं। और वहीं नोएडा एयरपोर्ट का पीएम मोदी अगले महीने उद्घाटन कर सकते हैं। सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगी और पश्चिमी यूपी के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने ही नवंबर 2021 में इसका शिलान्यास किया था। अब पीएम मोदी ही इसका लोकार्पण करेंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीएम मोदी मार्च में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने ही नवंबर 2021 में इसका शिलान्यास किया था। अब पीएम मोदी ही इसका लोकार्पण करेंगे। सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगी और पश्चिमी यूपी के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो के भी सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट की विशाल परियोजना के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और ये चालू होने के लिए तैयार है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया है। पहले चरण में एक रनवे और टर्मिनल 1 के साथ 1.2 करोड़ यात्रियों की हर साल इसकी क्षमता होगी। पहले चरण की कुल लागत करीब 4,588 करोड़ रुपए है। ये दिल्ली एनसीआर के मौजूदा हवाई अड्डों पर दबाव को कम करने में मदद करेगा। नोएडा एयरपोर्ट एक प्रमुख कार्गो और पैसेंजर हब के तौर पर काम करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 रनवे बनाए जाने हैं, जिसमें दोनों तरफ एक एक कार्गो रनवे बनाए जाने हैं। पहले फेज में एक रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो हब बनकर तैयार हो चुके हैं। दूसरे फेज में 2031 तक एयरपोर्ट की यात्री क्षमता 3 करोड़ और 2036 में 5 करोड़ और 2040 में 7 करोड़ यात्रियों की सालाना क्षमता होगी। तब एयरपोर्ट पर 6 रनवे के अलावा कई टर्मिनल बिल्डिंग और MRO हब बनकर तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अखिलेश यादव के डिप्टी सीएम को सीएम बनाने वाले ऑफर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास में सरकार बनाने की शक्ति नहीं है। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा अखिलेश यादव हताशा में हैं, जिसके चलते ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आज
लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले आए 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया, इससे अच्छा वो क्या मिलेगा। हाँ, 1 हफ्ते के लिए फिर ऑफर खत्म। उनके पास शक्ति नहीं है कि हम खुद सत्ता में आ सकें, मतलब इधर उधर से बुलाकर ही सरकार बना सकते हैं अपने दम पर। मुलायम सिंह थे, माननीय मुलायम सिंह थे, तो अखाड़े के पहलवान तैयार किए थे, इसीलिए सत्ता उनके हाथ है। ये भाड़े के पहलवान है, भाड़ा बुलाना चाहते हैं, यही कहा जा सकता है। तो भाड़े के पहलवान से कभी राजनीति नहीं होती है। तो मैं कहूँगा कि पिछड़ों के नाम पर अगर राजनीति करते हैं तो पिछड़ों की आवाज़ को कभी रोके नहीं। अब आप सब लोग खुद देखिए कि अखिलेश यादव जी का जो ये बयान आया है, मतलब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, ये कहीं ना कहीं हताशा आपको नहीं दिखता है? ये हताशा का प्रतीक है, क्योंकि 11 साल में हमारी दिल्ली की सरकार, लगभग 9 साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से आम गरीब किसान महिलाओं का उत्थान किया है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये हताशा का प्रतीक हो रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुसीबतें बढ़ गई हैं। काशी में उनके मठ में पहुंचकर पुलिस पूछताछ करेगी। आरोप लगाने वाले बच्चों के भी बयान दर्ज होंगे। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस का पूरा सहयोग करने के साथ में आरोप को बेबुनियाद बताया है। एसपी कांग्रेस के डेलीगेशन ने काशी में मठ पहुंचकर अविमुक्तेश्वरानंद को अपना समर्थन पत्र सौंपा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर के बाद उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। नाबालिग बच्चों से यौन शोषण मामले में एफआईआर के बाद अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जांच तेज हो गई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये सब योजनाबद्ध ढंग से हो रहा है ताकि सनातन धर्मियों के जो शंकराचार्य गुरु हैं उनके मान का मर्दन हो, और ताकि या तो वो जी हजूर शंकराचार्य बन जाएं और या तो मटियामेट कर दिया जाए। जिन बटुकों की बात की जा रही है कथित रूप से, क्या वो बटुक कभी यहाँ रहे हैं या कभी आपके कभी? बात यह है कि जिन बटुकों का नाम बताया गया है वो बटुक कभी हमारे यहाँ न तो भर्ती हुए, न तो आए, न तो रहे, और न तो उनसे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी मार्कशीट से पता चला है कि वो हरदोई में कोई जिला है, हरदोई जिले में कोई विद्यालय है, वहाँ के छात्र हैं वो। वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में श्रद्धालुओं की भीड़ है। महिला श्रद्धालुओं ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को गलत बताया। इस घटना पर तो हम यही कहेंगे कि हमारे गुरुजी ने कुछ भी नहीं किया, ये आरोप बहुत गलत लगा है। इस आरोप का खंडन होना चाहिए। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग के भी शरीर में खून है, पानी नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में दिनेश फलाहारी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। शंकराचार्य भगवान पर एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति द्वारा ऐसे घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। सनातनी हिंदुओं में बहुत भारी रोष है। आपसे प्रार्थना है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में अब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और एसपी के प्रतिनिधि मंडल ने अविमुक्तेश्वरानंद से मिलकर उन्हें अपना समर्थन पत्र सौंपा है। आज पुलिस पहुंच रही है, गिरफ्तारी का कुछ सूचना है, जिसके बाद आप लोगों का भीड़ यहाँ पे देखा जा रहा है। हम लोग जिला अध्यक्ष जी के साथ नेतृत्व में आए हैं। महंत है हम लोग, भाई साहब ने हम लोग के संत है, संतों का हम लोग दर्शन करने आए हैं। और गली पूरे संतों, काशी पूरा गली गली में, चाहे स्वामी अग्रवाल महाराज हो, चाहे अपने ये महाराज हो, हम लोग शुरू से यहाँ से लगे हैं। रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये दुख की बात है कि दोनों डिप्टी सीएम उनके समर्थन में है। उनके साथ तब अन्याय हो रहा है जब सरकार के मुख्यमंत्री भगवाधारी और सनातनी हैं। भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए हैं। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये है कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से नीले ड्रम में मिला है कारोबारी का शव। 21 साल के बेटे ने हत्या कर शव के टुकड़े किए, हाथ पैर बांधकर काट कर घर से दूर ले जाकर फेंका। पिता के धड़ को नीले ड्रम में छिपाकर रखा था। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दबाव से नाराज था और शव के हाथ पैर बरामद करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। जांच की जा रही है। लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या की थी। 20 फरवरी से लापता थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पूरा मामला लखनऊ के थाना आशियाना इलाके का है, जहां पर शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या उसके 21 साल के बेटे ने की है और हत्या के बाद शव के टुकड़े कर दिए, फिर हाथ पैर घर से दूर ले जाकर फेंक दिए। साथ ही मानवेंद्र के धड़ को नीले ड्रम में डाल दिया। 20 फरवरी की सुबह की वारदात है, लिहाजा पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच 21 साल के अक्षत प्रताप सिंह से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि पिता नीट की तैयारी के लिए दबाव बना रहे थे, प्रेशर दे रहे थे, जिसको लेकर कहासुनी हुई और इस बीच लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए। आरोपी बेटे अक्षत को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है। उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत उछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इस शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। और ज़रा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पाई है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, मामला बहुत ही सनसनीखेज है। अक्षत प्रताप पर आरोप है कि उसने अपने पिता की पहले राइफल से गोली मारकर हत्या की और सबूत मिटाने के लिहाज से उसने अपने पिता के शव के टुकड़े टुकड़े किए, हाथ और पैर सदरौना इलाके में फेंके हैं, जबकि धड़ घर में ही एक नीले ड्रम में छिपा कर रखा था और मौका तलाश कर उसको फेंकने की फिराक में था। लेकिन पड़ोसियों को शक हो रहा था, चूंकि आमतौर पर जब कभी वो पिता की ब्रेजा गाड़ी धोता था तो बाहर घर के धोता था, लेकिन आज वो सुबह खुद धो रहा था घर के अंदर और घर से कुछ बदबू भी आ रही थी। लिहाजा पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब पूछताछ की है, चूंकि पुलिस के पास पहले से गुमशुदगी दर्ज थी मानवेंद्र सिंह की, जब बेटे अक्षत से सख्ती के साथ पूछताछ की गई है तो वो टूट गया और उसने पिता की हत्या की बात कबूली। और जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक पिता मानवेंद्र सिंह जो जिनके शराब की भी कई दुकानें थी और पैथोलॉजी संचालक भी थे, कई जिलों में उनकी पैथोलॉजी भी चलती थी, वो अपने बेटे अक्षत प्रताप पर दबाव बनाते थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बिल्कुल ऋषभमणि, रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक और खबर आ गई है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
लखनऊ यूनिवर्सिटी में रिनोवेशन को लेकर मस्जिद बंद करने पर मुस्लिम छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया है और छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए मस्जिद के गेट को सील करके दीवार खड़ी कर दी। वहीं पर इससे लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद बंद करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना कोई नोटिस मस्जिद के गेट को सील करके दीवार खड़ी कर दी। छात्रों की मांग है कि सील किए गए मस्जिद के दरवाजे को खोला जाए। यदि क्षतिग्रस्त है तो अंदर जो भी गतिविधियां हो पाती वो ना हो, पहली बात। दूसरी बात तो ये अगर होना है तो उसका उचित व्यवस्था हो कि जो व्यवस्था पूरी हो जाए सही। वहीं मस्जिद पर प्रशासन ने क्षतिग्रस्त होने का पोस्टर लगाया है। यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। तो कूल आपने कर दिया। अब थोड़ा पक्ष विश्वविद्यालय कोई विषय नहीं है बेटा। हाँ। ऐसा है कि अधिकृत रूप से हमारे जो प्रवक्ता बताएंगे आपको, बाकी दो पक्ष सामने आए तो हम लोगों ने उनको डिस्कस कर दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद सील करने को लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि विश्वविद्यालय कैंपस को नफरत की प्रयोगशाला न बनाए। वहीं एसपी प्रवक्ता ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। कुछ दिनों में लखनऊ विश्वविद्यालयों में जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना जाना हुआ, उसके बाद एकाएक इस तरह का फैसला लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का ले लेना, ये कहीं ना कहीं इस बात पे भी इशारा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शामिल है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की दलील है कि लाल बारादरी का भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने एएसआई को कई बार पत्र लिखे, लेकिन जवाब न मिलने पर सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग की गई। पुलिस बल की मौजूदगी में छात्रों को समझाने के बाद फिलहाल हालात काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब बात दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की, जो एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। जेएनयू में एक बार फिर से बवाल हो गया है। एक बार फिर से छात्र संगठनों में भिड़ंत हुई है। इस बार क्यों जेएनयू जंग का मैदान बन गई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो गई। रात के अंधेरे में ऐसा उत्पात मचा कि यूनिवर्सिटी हंगामे के शोर से गूंज उठी और वामपंथ दक्षिणपंथ दशकों पुराने संघर्ष में एक नया अध्याय जुड़ गया। यूजीसी के विवाद नियमों पर वाइस चांसलर शांतिश्री के विचारों से उठे तूफान में जेएनयू पहले ही धधका हुआ था। प्रदर्शन चल रहे थे और इस्तीफे की मांग जारी थी, लेकिन रविवार की रात को अचानक टकराव के हालात बन गए और लेफ्ट एबीवीपी के छात्र आपस में जा भिड़े। लेफ्ट के छात्र संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब मार्च शांतिपूर्वक चल रहा था, तब एबीवीपी के सदस्यों ने उन पर पथराव किया और लाठी डंडों से हमला किया, जबकि एबीवीपी के छात्रों ने इन आरोपों के साथ दावा खारिज किया कि हमला उनकी तरफ से नहीं, बल्कि उल्टा विंग के लोगों ने ही लाइब्रेरी में घुसकर उन छात्रों को पीटा जो शांति से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ताजा टकराव की जड़ जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित का वो हालिया बयान है जो बीते दिनों उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान दिया था। यूजीसी के विवाद नियमों पर वीसी ने कहा था, यूजीसी के नियम गैर जरूरी और तर्कहीन हैं। आप हमेशा पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये अश्वेतों के लिए किया गया था, यही चीज यहाँ दलितों के लिए लाई गई थी। सवाल ये है कि किसी को शैतान बनाकर आगे बढ़ना आसान नहीं है। ये एक अस्थायी दवा की तरह है। हालांकि बाद में वीसी ने सफाई में कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, लेकिन लेफ्ट विंग के छात्र शुरुआत से ही इस बयान के विरोध में वीसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि एबीवीपी का आरोप है कि प्रदर्शन की आड़ में स्टडी रूम पर जबरन तालाबंदी की जा रही थी और जब इसका विरोध हुआ तो मारपीट की नौबत आ गई।